जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, छुट्टी पर आए सैनिक या फिर जवान की मृत्यु भी ऑन ड्यूटी के समान। यानी अगर कोई जवान या फिर सैनिक छुट्टी आता है और अगर छुट्टी काटते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों वो मृत्यु भी ऑन ड्यूटी के समान है। तो इस केस में वाइफ को, स्पाउस को, उसकी पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोर्ट कह रहा है, एएफटी कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है। आगे समझाऊंगा जजमेंट दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, भारत पेंशनर समाज की 13 मांगे पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित 8 सीपीसी पर एक भी मांग अभी मंजूर नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, जब तक 8 सीपीसी आपको मिल नहीं जाता, जब तक आप समझे कि कोई भी मांग आपकी मंजूर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी भारत पेंशनर समाज ने आपसे संबंधित, कर्मचारियों और पेंशनर से संबंधित 13 मांगे रखी हैं 8th पे कमीशन के सामने। क्या है मांगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एएफटी लखनऊ का ऐतिहासिक फैसला, 20 साल तक एक ही रैंक में रहे पूर्व हवलदार को एमएससीपी का हक, अनविलिंग सर्टिफिकेट देने के बाद भी एमएससीपी मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप अनविलिंग दे देते हैं तो फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलती, क्योंकि रिकॉर्ड कहता है, यूनिट कहता है कि आपने प्रमोशन को डिनाई कर दिया, इस वजह से आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप कोर्ट चले जाते हैं, एएफटी चले जाते हैं, तो फिर आपको एमएससीपी मिल जाएगी अनविलिंग सर्टिफिकेट देने के बाद भी। ऐसी दोस्तों एक पूर्व हवलदार का केस है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। क्या पता आपको भी एमएससीपी मिल जाए अनविलिंग सर्टिफिकेट देने के बाद भी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, खुशखबरी आ गया स्पर्श से, अगस्त की पेंशन का एडवांस मैसेज। पेंशन मिलेगी 24 अगस्त को। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है खुशखबरी, अगस्त की पेंशन का मैसेज आया। पेंशन का भुगतान 24 अगस्त को एडवांस में, स्पर्श से आया एडवांस मैसेज। जी हां दोस्तों, स्पर्श के पेंशनर्स को मैसेज मिलना शुरू हो गया है, अगस्त की पेंशन का एडवांस मैसेज। अब दोस्तों जो अगस्त की पेंशन है वो 2 डेट को मिलेगी स्पर्श के पेंशनर्स को। एक तो मिलेगी 24 अगस्त को और दूसरी मिलेगी 31 अगस्त को। अब स्पर्श के पेंशनर्स को किस तरीके से अलग अलग डेट में भुगतान किया जाएगा, इसके बारे में आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स कर्मचारी वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने हैं? 30%। और कितनों ने किया है? 69%। तो दोस्तों आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस परसेंटेज को सही कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां ही दी जाएंगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, छुट्टी पर आए सैनिक की मृत्यु भी ऑन ड्यूटी के समान, विधवा पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन देने का आदेश एएफटी का निर्णय या फिर हाई कोर्ट का निर्णय। भारतीय न्यायालयों और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ने कई मामलों में यह ऐतिहासिक निर्णय दिया है। यदि किसी सैनिक की मृत्यु स्वीकृत छुट्टी, ऑथराइज लीव के दौरान होती है तो उसे ऑन ड्यूटी के समान ही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सैनिक की विधवा पत्नी विशेष पारिवारिक पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन पाने की हकदार है। जी हां दोस्तों, अगर रिकॉर्ड ऑफिस आपको नहीं दे रहा, अगर यूनिट पीसीडी आपको नहीं दे रहा, तो दोस्तों फिर आप कोर्ट केस कर सकते हैं, एएफटी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। साफ रूल दोस्तों इसमें लिखा गया है कि यदि सैनिक की मृत्यु स्वीकृत छुट्टी के दौरान होती है, यानी आप छुट्टी पे हो, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो दोस्तों वो भी ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा कि उसकी मृत्यु ऑन ड्यूटी के कारण से हुई है। तो फिर आपकी पत्नी को, स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। ये रूल आप लिख के ले लीजिए। फिर आगे क्या लिखा है, इस निर्णय से जुड़े मुख्य कानूनी तथ्य, छुट्टी भी सेवा का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, अगर आप छुट्टी काट के आए हैं या फिर छुट्टी पे हैं तो वो भी दोस्तों एक सेवा का ही हिस्सा है। ऑन ड्यूटी माना जाएगा आपकी छुट्टी को।
तो अगर उसमें दुर्घटना होती है, अगर मृत्यु होती है, तो फिर ये केस स्पेशल फैमिली पेंशन का बनेगा आपकी वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि छुट्टी के दौरान भी नियोक्ता, एम्प्लॉयर और कर्मचारी का संबंध खत्म नहीं होता। पेंशन नियमों के तहत आकस्मिक या फिर वार्षिक छुट्टी को नियमित सेवा या फिर ऑन ड्यूटी अवधि ही माना जाता है। अगर रिकॉर्ड नहीं मानता तो फिर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। तनाव और सैन्य सेवा का संबंध, कोर्ट ने माना है कि सैन्य सेवा के दौरान अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के कारण सैनिकों में जो शारीरिक व मानसिक तनाव पैदा होता है, तो उसी वजह से छुट्टी के दौरान भी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या फिर ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसी मौतों को सैन्य सेवा से ही जुड़ा हुआ, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। तो इस केस में वाइफ को, स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाएगी। विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ, यदि किसी सैनिक की मृत्यु सेवा से जुड़े कारणों या फिर बीमारी से होती है, तो उसके परिवार को सामान्य पेंशन के बजाय विशेष पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। नॉर्मल रेट नहीं, फिर स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाएगी, जो कि आर्थिक रूप से अधिक मददगार होती है। महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य कुछ बात, यह नियम हर मामले में आंखें मूंद कर लागू नहीं होता। जी हां दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि ये कारण है नहीं और तभी भी स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। आंख मूंद कर यह फैसला नहीं लिया जाता। न्यायालय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से देखता है। जो एएफटी है वो सारी चीजें देखता है कि क्या कोई ऐसा कारण है या नहीं है। यदि सैनिक की मृत्यु छुट्टी के दौरान उसकी खुद की किसी बड़ी लापरवाही या फिर नियमों के उल्लंघन या फिर किसी ऐसे आपराधिक कृत्य के कारण हुई है जिसका सैन्य सेवा से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इस केस में स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी वाइफ को, स्पाउस को। तो दोस्तों, एएफटी पूरी जांच पड़ताल करेगा, सब कुछ देखेगा, उसके बाद ही वो अपना फैसला सुनाएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक सैनिक की, जवान की पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, देखा जाएगा कि सेवा का कारण है भी या नहीं है, किस कारण से जवान की, सैनिक की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों, एक फैसला था जो मैंने आपको यहां पे समझाया, इसकी कॉपी आप मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। भारत पेंशनर समाज की 13 मांगे 8 सीपीसी पर एक भी मांग अभी मंजूर नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, 13 मांगे हैं भारत पेंशनर समाज की, जिसमें से अभी तक एक भी मांग पे कमीशन ने या फिर सरकार ने नहीं मानी है, जब तक कि 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहली मांग है न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 5.2 वेटेज फैमिली यूनिट लागू किया जाए। जी हां दोस्तों, जो फैमिली यूनिट है उसको यहां पे बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में, फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए 5.2 वेटेज फैमिली यूनिट की डिमांड करी है। न्यूनतम बेसिक वेतन 69,000 किया जाए और 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करा जाए। फिर न्यूनतम पेंशन 45,000 दी जाए, पेंशन 67% और फैमिली पेंशन 50% अंतिम वेतन के आधार पे हो। यानी जो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन है, इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन है, उसको भी बढ़ाया जाए। 1 जनवरी 2026 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त पेंशनर्स के बीच पेंशन संशोधन और समानता सुनिश्चित की जाए। यानी पेंशन में जो गैप है, डिफरेंस है, उसको खत्म किया जाए। रिटायरमेंट की तारीख को देखते हुए जो गैप उत्पन्न हो रहा है पेंशन में, तो उसको दूर किया जाए 8 सीपीसी में। हर 5 वर्ष में वेतन और पेंशन संशोधन किया जाए, हर एक 5 साल में पेंशन को रिवाइज करा जाए। डीएडीआर की त्रैमासिक समीक्षा 3 माह के औसत के आधार पर हो। पॉइंट टू पॉइंट कंपेंसेशन दिया जाए। 25% से अधिक होने पर डीएडीआर को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, एक ये भी डिमांड करी है। पेंशनर्स को उपयुक्त एचआरए एलटीसी लाभ प्रदान किए जाए। केंद्रीय स्वायत्त और संविधिक निकायों के पात्र पेंशनर्स को 8वें वेतन के लाभ दिए जाए। सीजीएचएस को मजबूत और विस्तारित किया जाए। कैशलेस हेल्थ केयर सुविधाएं बढ़ें। फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए हो। ग्रामीण व गैर सीजीएचएस क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। यानी मेडिकल से जुड़ी जो सुविधाएं हैं उसको यहाँ पे बढ़ाया जाए। एफएमए को बढ़ाया जाए, 5,000 किया जाए। सेवानिवृत्ति के 60 वर्ष की आयु पर 11 वर्ष पूरे होने या फिर 71 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उस पर कम्यूटेड पेंशन की बहाली की जाए। यानी जो कम्यूटेड का जो पीरियड है, कम्यूटेशन पेंशन रिस्टोर होने का, उस पीरियड को कम किया जाए। 65 वर्ष की आयु से
आधारित अतिरिक्त पेंशन शुरू की जाए, 5 वर्ष के स्लैब में बढ़ोतरी हो, यानी 65 वर्ष से ही एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए। संशोधित वेतन, पेंशन और भत्ते 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाए, यानी 8 सीपीसी का फायदा 1 जनवरी 2026 से ही लागू करके पेंशनर्स को बेनिफिट दिया जाए। बीएसएनएल पेंशनर की पेंशन समानता, हेल्थ केयर संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए। फिर दोस्तों इन्होंने जो बीएसएनएल के पेंशनर्स हैं उनकी मांगे भी इसमें से उठाई है ताकि उनको भी फायदा मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 13 मांगे रखी गई है जो एग्जैक्ट मांगे हैं, बिल्कुल सही मांगे हैं, और इसमें से अभी एक भी मांग वेतन आयोग ने मंजूर नहीं करी है। नहीं ऐसा कहा है कि ये हम देंगे, जब तक 8 सीपीसी फाइनल नहीं होता, जब तक आप समझे कि आपकी कोई भी मांग मंजूर नहीं करी गई है। ये सिर्फ डिमांड्स रखी हैं, अभी मंजूर नहीं हुई है। अब देखने वाली ये बात है कि जब वेतन आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा तो क्या उसमें ये मांग इंक्लूड करता है या नहीं करता, वो आगे आने वाला समय बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एएफटी लखनऊ का ऐतिहासिक फैसला, 20 साल तक एक ही रैंक में रहे पूर्व हवलदार को एमएससीपी का हक, अनविलिंग सर्टिफिकेट देने के बाद भी एमएससीपी मिलेगी। एएफटी लखनऊ का ऐतिहासिक फैसला, 20 साल तक एक ही रैंक में रहे पूर्व हवलदार को एमएससीपी का हक मिलेगा, आगे एमएससीपी मिलेगी। पुरानी अनिच्छा पत्र के आधार पर वित्तीय उन्नयन से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह कहा है कि अगर अनविलिंग सर्टिफिकेट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एमएससीपी नहीं दी जा सकती। कुछ रूल्स कंडीशन के आधार पे आपको एमएससीपी मिलेगी अगर आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया भी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इनका केस समझ लेते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे ओए नंबर दे रखा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं हवलदार का नाम लिखा है आसिफ हुसैन जी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मामले की पृष्ठभूमि, मामला क्या था, एक्स हवलदार हैं आसिफ हुसैन जी, डायरेक्ट एंट्री हवलदार ये भर्ती हुए इंस्ट्रक्टर एई से थे। सेवा अवधि थी इनकी 20 अप्रैल 1990 से 30 अप्रैल 2010 तक। 5/6/2003 को प्रमोशन के लिए इन्होंने अनविलिंग सर्टिफिकेट दे दिया था। इन्होंने कह दिया था कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। फर्स्ट एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रेड मिला 1/1/2006 से। सेकंड एमएससीपी सूबेदार ग्रेड देने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पहली एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रेड मिला था 1/1/2006 से, क्योंकि एमएससीपी जो इफेक्टिव है वो 1/1/2006 से ही इफेक्टिव है। लेकिन दूसरी एमएससीपी सूबेदार ग्रेड देने से इनकार कर दिया था यहाँ पर। अब ट्रिब्यूनल ने क्या किया, एएफटी ने क्या कहा, 5 जून 2003 को दिया गया अनिच्छा प्रमाण पत्र अनविलिंग सर्टिफिकेट, उस समय एमएससीपी स्कीम अस्तित्व में नहीं थी। एमएससीपी का उद्देश्य वित्तीय उन्नयन है, इसे प्रमोशन के समान नहीं माना जा सकता। 2011 की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को 2003 के पुराने अनिच्छा पत्र पर रेट्रोएक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो इन्होंने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया था वो 5 जून 2003 को दिया था, जिस समय एमएससीपी लागू नहीं थी। एमएससीपी तो 1/1/2006 को लागू हुई है। तो दोस्तों जो पहले अनविलिंग सर्टिफिकेट दे दिया वो नल एंड वाइड माना जाता है एएफटी ने। तो इन्होंने कहा है कि इस केस में अनविलिंग सर्टिफिकेट को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। आवेदक ने 20 अप्रैल 2006 को 16 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी कर ली थी, इसलिए सेकंड एमएससीपी का लाभ देने का हक इनको मिलेगा, दूसरी एमएससीपी का लाभ इनको मिलेगा। अब ट्रिब्यूनल के आदेश क्या है, सेकंड एमएससीपी सूबेदार ग्रेड का लाभ 20 अप्रैल 2006 से दिया जाए, ये एएफटी ने कहा है। इसके अनुसार एरियर का भुगतान करने का निर्देश दे दिया, हॉरिजॉन्टल पीपीओ जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त होने के 4 महीने के भीतर अनुपालन करने की बात करी है। समय सीमा में अनुपालन ना करने पर 6% ब्याज भी देना होगा अगर लेट लतीफी करता है यहाँ पे पीसीडीए, सीडीए या फिर रिकॉर्ड। महत्वपूर्ण सीमा लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन के अनुसार एरियर ओए दायर करने की तारीख से पहले के केवल 3 वर्षों तक सीमित होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। एमएससीपी स्कीम से पूर्व दिया अनिच्छा पत्र बाद में वित्तीय उन्नयन से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एमएससीपी तो लागू हो रही है 1/1/2006 से और आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया है 2006 से पहले, तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस केस में आपको एमएससीपी मिल जाएगी, यही कोर्ट ने कहा है। एमएससीपी का उद्देश्य केवल वित्तीय उन्नयन है, इसे प्रमोशन के समान नहीं माना जा सकता। एमएससीपी सिर्फ एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है जो आपको दिया जाता है। बाद की नीतियों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। समान परिस्थितियों वाले सैनिकों के लिए एक फैसला बड़ी राहत और मार्गदर्शन है।
अगर आपको भी अभी तक MACP नहीं मिली, ACP नहीं मिली, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ हम आपको MACP दिलवा सकते हैं। अगर नहीं देता रिकॉर्ड तो फिर आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। अनविलिंग सर्टिफिकेट देने के बाद भी आपको MACP दी जा सकती है, जैसे कि इन हवलदार को दी गई। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, खुशखबरी आ गया स्पर्श से अगस्त की पेंशन का एडवांस मैसेज। पेंशन मिलेगी 24 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर जारी हुआ था 3 अगस्त 2026 का, जिसमें इन्होंने बताया था कि केरल में जो ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, ओणम का फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसके चलते जो पेंशन है, सैलरी है, वो बहुत पहले ही दे दी जाएगी। यानी कब दी जाएगी? 24 अगस्त 2026 को। तो दोस्तों जो केरल में रहते हैं पेंशनर्स या जो कर्मचारी हैं या फिर डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उनकी मजदूरी, पेंशन और सैलरी 24 तारीख को क्रेडिट कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। कल्याणकारी पेंशन, केरल सरकार ने 19 अगस्त से केरल राज्य के 65 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी पेंशन का वितरण शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो केरल सरकार ने, राज्य की सरकार ने 19 अगस्त से चालू कर दी है। केंद्रीय पेंशन भोगी आदेश, भारत सरकार के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार केरल राज्य के सभी केंद्रीय पेंशन भोगी और कर्मचारियों को 24 अगस्त 2026 को एडवांस भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे स्पर्श के पेंशनर्स केरल में रहते हैं, केरल राज्य में रहते हैं, तो दोस्तों उनको स्पर्श के द्वारा पेंशन दी जाएगी अगस्त की 24 अगस्त को। 24 अगस्त को उनके खाते में पेंशन आ जाएगी, जो केरल में रहते हैं स्पर्श के पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स। त्योहारी लाभ, इस अग्रिम वितरण का उद्देश्य ओणम पर्व से पहले सभी पात्र नागरिकों और कर्मचारियों के पास राशि पहुंचाना है। अब दोस्तों इसी पर स्पर्श की तरफ से अगस्त की पेंशन का एडवांस मैसेज भी मिलना शुरू हो गया है पेंशनर्स को। अब दोस्तों एक सिपाही हैं जो केरल में रहते हैं, केरल में दोस्तों ये पेंशनर्स रहते हैं। स्पर्श के थ्रू इनके पास मैसेज आया है कि अगस्त की जो पेंशन है वो दी जा रही है 24 अगस्त 2026 को। जी हाँ दोस्तों, ये स्पर्श के पेंशनर्स हैं लेकिन केरल से बिलोंग करते हैं, केरल में रहते हैं। तो दोस्तों जो केरल में रहते हैं स्पर्श के पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स, उनको 24 अगस्त को पेंशन मिल जाएगी। लेकिन जो दूसरे राज्य के पेंशनर्स हैं जिनका केरल राज्य से कोई संबंध नहीं है, उनको पेंशन मिलेगी 31 अगस्त 2026 को। जी हाँ दोस्तों, बाकी डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अगस्त की पेंशन 31 अगस्त को मिलेगी, जो पेंशनर फैमिली पेंशनर्स केरल राज्य से नहीं है, जो केरल में नहीं रहते हैं। एडवांस मैसेज आने वाला होगा, चेक करते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप मैसेज जरूर चेक कर लीजिए। इन पेंशनर्स को मैसेज मिल चुका है कि इनकी पेंशन 24 अगस्त को आ रही है, क्योंकि ये केरल में रहते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से संबंधित है, दूसरे राज्य में रहते हैं, तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी अगस्त की पेंशन 31 अगस्त को क्रेडिट होगी। तो दोस्तों स्पर्श के द्वारा 2 डेट्स में पेंशन क्रेडिट करी जा रही है अगस्त की। एक तो 24 अगस्त को जो पेंशनर फैमिली पेंशनर्स केरल में रहते हैं, और दूसरे वो पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो उनको पेंशन मिलेगी 31 अगस्त को। आपके पास मैसेज भी आया होगा, अगर नहीं आया तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जिसके बारे में मैंने आपको समझाया है। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।